हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। इस चैप्टर के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना। तो देखिए, ह्यूमन स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी इसे देखने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। क्लियर? और जब हम माइक्रोस्कोप से एक ह्यूमन स्पर्म का अध्ययन करते हैं, उसे देखते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रत्येक स्पर्म 4 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से भाग हैं? हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ, यही 4 भागों से मिलकर बना होता है प्रत्येक ह्यूमन स्पर्म। क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्या है कि ये एक ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है। सबसे बाहर की ओर देख रहे हैं, सबसे बाहर की ओर ये पतली सी झिल्ली जैसी आकृति बनी है, ये ब्लैक कलर से ये पतली सी झिल्ली जो चारों तरफ फैला हुआ है। देखिए चारों तरफ इसके पूरे बॉडी को कवर किया हुआ है स्पर्म के, है ना। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाहर का है ना, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा है? ये बाहर का जो पतला सा झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरे बॉडी पे इसके फैला हुआ है बाहर की तरफ, वो है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म है उसकी पूरी बॉडी चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, ढकी होती है। क्लियर? अब चलते हैं इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और इन सबको बारी बारी से देखते हैं कहां है और क्या क्या स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद है। ठीक, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा भाग है। ये देखिए, ये जो ऊपर का इतना पोर्शन दिख रहा है ना, ये बड़ा पोर्शन जो दिख रहा है एंटीरियर पार्ट का, यही है हेड। ठीक, उसके नीचे छोटा सा पार्ट इतना देखिए अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ है, ये छोटा सा पार्ट इतना, ये है नेक यानी ग्रीवा। नेक के नीचे ये इतना पार्ट जो दिख रहा है, ये इतना पार्ट, ये है मिडिल पीस यानी मध्यखंड। और मध्यखंड यानी मिडिल पीस के नीचे का यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक, ऐसे यहां तक, ये है टेल यानी पूंछ। ठीक, अब एक एक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये हेड जो है, जो इंटीरियर पार्ट है, इसका बड़ा पोर्शन है इसका स्पर्म का, इसके अंदर देख रहे हैं ये एक बड़ा सा ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा लंबा है ना, लंबा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर से ऐसे बनाया गया है। ये है इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। और ये केंद्रक कैसा होगा? स्पर्म है तो ये केंद्रक कैसा होगा? ये होगा हैप्लॉयड, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, एक सेट ही होगा गुणसूत्र का। और ये कैसे हैप्लॉयड हुआ, ये हम लोग जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो वहां समझ में आया था। स्पर्म जब बनते हैं तो मियोसिस होता है कैसे कैसे, और ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो यानी कि इसका न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉयड है, यानी क्रोमोसोम की संख्या आधी है या एक सेट ही है क्रोमोसोम का। क्लियर है? अब क्या है, देखिए ये बड़ा सा पोर्शन है, ये है न्यूक्लियस, यानी कि हेड वाला पोर्शन ही इसका जो है वो न्यूक्लियस को रखे रहता है, उसका जेनेटिक मटेरियल वो रखे रहता है। ठीक, इसके ऊपर थोड़ा देखिए मतलब जो हेड वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर, हेड का ऊपरी हिस्सा ऐसे टोपी जैसी आकृति दिख रही है, दिख रहा है ना, तो ये टोपी जैसी आकृति ये कहलाता है एक्रोसोम। तो नाम लिख लेते हैं इसका, एक्रोसोम। ठीक, ये जो टोपी नुमा आकृति दिख रही है ना ऊपर से, यही है एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का यहां पर बहुत ज्यादा महत्व है। समझिए कि इस एक्रोसोम में भरे होते हैं एंजाइम्स, जिनका काम क्या होता है कि जब ये स्पर्म मूव करते हुए पहुंचता है फीमेल गैमेट के पास, यानी एग सेल या ओवम कह सकते हैं, उसके पास पहुंचता है ये स्पर्म, तो इस एक्रोसोम में भरे हुए एंजाइम्स उस एग सेल की दीवार को, उसके मेम्ब्रेन को घोल देते हैं, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि उसमें एक छिद्र बन जाता है, और उसी छिद्र के द्वारा ये स्पर्म अंदर घुसता है, एग सेल के अंदर जाता है, और इसका केंद्रक जो है, इसका न्यूक्लियस जो है, एग सेल के न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बनता है। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि अगर इस एक्रोसोम को रिमूव कर दिया जाए तो ये स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा एग सेल को। समझ में आ गया ना? फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी है ये एक्रोसोम। ठीक, अब क्या है, ये हेड के बारे में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे
वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं पॉइंट वाइज। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यानी ये सारी की सारी बातें किसके बारे में है, हेड के ही बारे में है। क्या है, देखिए, हेड में एक लंबा सा हैप्लॉयड न्यूक्लियस उपस्थित होता है। हैप्लॉयड का मतलब n, गुणसूत्रों की संख्या आधी, एक सेट ही है गुणसूत्र का, ठीक। तो वही लिखा कि हेड में एक लंबा सा हैप्लॉयड न्यूक्लियस उपस्थित होता है, हैप्लॉयड न्यूक्लियस उपस्थित होता है। उसके बाद इसके अग्रभाग पर टोपीनुमा संरचना उपस्थित होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। अग्रभाग पर टोपीनुमा संरचना उपस्थित होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। और क्या है कि एक्रोसोम में एंजाइम्स भरे होते हैं, अभी वही बात हो रही थी, जो फर्टिलाइजेशन के समय एग सेल के मेम्ब्रेन को घोलकर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी मदद करते हैं। तो वही बातें अभी हो रही थी, ठीक। अब समझ में आया। अब चलते हैं, देखिए, ये छोटा सा हिस्सा है नेक, और उसके नीचे ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ना, ये है मिडिल पीस, ठीक। मिडिल पीस में क्या है कि ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है ना, ये रेड कलर से बनाया गया है पट्टीनुमा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये जो रेड कलर से पट्टी जैसी संरचनाएं बनी है ना, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है इस मिडिल पीस में, ठीक। और इनका काम क्या होता है वो समझिए, इनका भी काम बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो स्पर्म है ना, ये अपने इस पूंछ की सहायता से बहुत तेजी से गति करता हुआ आगे बढ़ता है और पहुंचता है कहाँ, एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट तक, उसको फर्टिलाइज करने। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो गति कर रहा है बहुत तेजी से, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा यही माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करता है। ये जो लगे हुए हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया, यही वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिसके द्वारा ये बहुत ही तेजी से इस पूंछ के द्वारा गति करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक। तो अब यही बातें जो यहां पे समझी हम लोगों ने, वही यहां पे पॉइंट वाइज लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं कि मिडिल पीस में कई माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। ये टेल को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक। अभी वही बात कही गई, यानी ये पॉइंट जो है वो इसके बारे में है, मिडिल पीस के बारे में। क्लियर है यहां तक। और उसके बाद क्या है कि टेल का काम क्या है कि ये गति करता हुआ बहुत तेजी से इसको आगे बढ़ाता है, यानी गमन का कार्य करता है, ठीक। एनसीईआरटी में इतनी ही डिटेलिंग है स्पर्म के बारे में। तो ये तो रहा स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। अब इस स्पर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कुछ तथ्य इससे रिलेटेड, स्पर्म से रिलेटेड। तो यहां पे कुछ फैक्ट लिखे गए हैं स्पर्म से रिलेटेड। पहला क्या है कि इंटरकोर्स के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ स्पर्म्स इजैकुलेट करता है। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना, उसके दौरान जो मेल है वो 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक बार में इजैकुलेट करता है, बाहर निकालता है। और सामान्य फर्टिलिटी के लिए लगभग 60% स्पर्म्स सामान्य आकार तथा आकृति के होने चाहिए। मतलब क्या है समझिए, ये जो इजैकुलेट कर रहा है ना मेल एक बार में 20 से 30 करोड़ स्पर्म्स को, उनमें से 60% स्पर्म्स सामान्य आकार तथा आकृति के होने चाहिए। किसके लिए? सामान्य फर्टिलिटी के लिए। फर्टिलिटी का मतलब होता है जनन क्षमता या उर्वरता कह सकते हैं, ठीक। तो सामान्य जनन क्षमता के लिए इतनी जो संख्या निकली हुई है ना स्पर्म्स की, उसमें से 60% स्पर्म्स सामान्य आकार और आकृति के होने चाहिए। यह फैक्ट है, ठीक। और अगला क्या है कि इनमें से कम 40% स्पर्म्स तीव्र गतिशील होने चाहिए। ये सारे टर्म एंड कंडीशन है किसके लिए? ताकि वो जाकर के फर्टिलाइज कर सके, उसके काबिल बन सके, एग को फर्टिलाइज कर सके, और इसमें से एक ही कोई जाके फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा और उसके आगे की प्रक्रिया होगी, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, और ये संरचना है जो कि इसके बारे में कुछ डिटेल बताती है। तो एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद टॉपिक को क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो ह्यूमन स्पर्म है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। जो इसकी पूरी बॉडी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी होती है, यानी कि कवर्ड होती है। हेड की बात करें तो हेड पार्ट में क्या होता है कि हेड में एक लंबा सा हैप्लॉयड
न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इसके अग्रभाग पर टोपीनुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। देखिए ये हेप्लॉइड न्यूक्लियस लंबा सा है और ऊपर टोपीनुमा आकृति क्या है, एक्रोसोम है। अब आगे क्या है कि एक्रोसोम में एंजाइम्स भरे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के समय एग सेल के मेम्ब्रेन को घोलकर फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, वो उनका काम है, डिस्कस हुआ अभी। ठीक, अगला क्या है, आ जाइए सीधे मिडिल पीस में। मिडिल पीस में क्या है कि मिडिल पीस में या मध्य खंड में कई माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, उपस्थित होते हैं। ये टेल को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस टेल को गति, ये गति यही करता है, तो इसको गति प्रदान करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वास्तव में वही माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। ठीक, और ये तो रहा इनकी संरचना। कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में कि इंटरकोर्स के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ स्पर्म्स इजैकुलेट करता है, यानी बाहर निकालता है, जिसमें से क्या है कि सामान्य फर्टिलिटी के लिए, सामान्य जनन क्षमता के लिए, सामान्य उर्वरता के लिए लगभग 60% स्पर्म्स सामान्य आकार तथा आकृति के होने चाहिए, इसमें से 60%। ठीक, और उसके बाद क्या है कि इनमें से कम 40% स्पर्म्स तीव्र गतिशील होने आवश्यक हैं। ठीक, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना, जिसको हम लोगों ने डिटेल में देखा, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देखे हम लोगों ने। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे oogenesis यानी अंड जनन। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में oogenesis के एक्सप्लेनेशन के साथ।